10 बार पढ़ोगी तो याद होगा। अब आगे देखो ऐच्छिक पेशियों की बनावट और उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स का डिजाइन के बारे में दिया है। ऐच्छिक पेशी तकली के आकार की होती है और सुरक्षात्मक यानी कि बाहरी आवरण सुरक्षात्मक आवरण में बंधी रहती है जो फैसिया कहलाती है। ठीक है, फैसिया भी बोलते हैं हम लोग इसको। जो बाहर का मसल्स है ना उसको क्या बोलते हैं, फैसिया। ठीक है, याद रखना। पेशी के मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक है, पेशी का मध्य भाग, किसी भी चीज का मध्य भाग को बॉडी ही बोलते हैं और या बेली कहते हैं। मुख्य अंग मोटा रहता है। जो मांस है ना, इतना बड़ा बड़ा मांस लोगी तो वो क्या है, बहुत बड़ा बड़ा मांस देखी होगी, तो वो सब मांस का थक्का जैसा रहता है। बीच वाला पार्ट को हम लोग बॉडी बोल रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा मोटा होता है, बहुत सारा पतला होता है, बहुत सारा छोटा होता है, ऐसा मसल होता है। पेशी के संकरे सिरों पर मजबूत टेंडन होते हैं। हम लोग जान रहे हैं ना, मांस को जोड़ने के लिए हड्डी से जुड़ा हुआ है ना, तो दोनों के बीच कौन सा चीज रहता है, टेंडन। पढ़े हैं ना, मांस रज्जु टेंडन पढ़े हैं, लिखी थी ना। हाँ, बोन और मसल्स को कौन जोड़ रहा है, टेंडन। यानी अभी मांस को हड्डी से चिपकाया हुआ कौन है, टेंडन। याद रखना, मांस रज्जु हिंदी में क्या बोलते हैं, मांस रज्जु। उसको मार्क करो। यानी कि सबके सिरे में ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों सिरों में क्या रहेगा, टेंडन रहेगा, ताकि वो मांस को अपने साथ जोड़ के रखे। और हड्डियां है ना, जो पेशी को अस्थि से संबंध यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ता है। प्रत्येक पेशी जोड़ पर से गुजरती है। कोई भी पेशी है वो कहाँ से गुजरे, जोड़, जहाँ ज्वाइंट है ना वहाँ पे मांस ज्यादा होता है, पता है ना। ज्वाइंट पे मांस है तभी तो हम ऐसे मोड़ पा रहे ना, और हम लोग को दर्द नहीं हो रहा है ना। सिर्फ हड्डी हड्डी रहेगा तो रगड़ाएगा नहीं, इसीलिए वहाँ पे मांस ज्यादा है, तो ज्वाइंट के पास मसल ज्यादा मिलता है। जब वह संकुचित होती है, जब मुड़ती है, तब जोड़ की अस्थियों में खिंचाव द्वारा हलचल होता है। ठीक है, हम लोग को हाथ ऐसे कर रहे तो कैसे खिंचा रहा है, ऐसे कर रहे तो कैसे, क्योंकि वो जो मांस है ना वो एक साइड आ जा रहा है ना, ऐसे करके खींच ले रहा है दूसरा हड्डी, तो वो क्या है, हम लोग इस तरह हिला सक रहे हैं। समझ में आया, वही बोल रहा। आगे दिया हुआ है, पेशियां अक्सर जोड़ियों में कार्य, ये तो पढ़ लिए। स्वस्थ अवस्था में पेशियां हमेशा तनी हुई रहती है। देखिए मरीज वाला व्यक्ति का पेशी कैसे रहेगा, लूज रहेगा। दादी अम्मा लोग का क्या होता है, लूज रहता है, क्योंकि उसका पेशियां में क्या है, अब वो पुराना हो गया, उसमें अंदर में एनर्जी नहीं है, जान नहीं है ना, वो तनी भी नहीं रहेगा। जवान आदमी का क्या रहता है, टाइट रहता है, उसी को बोल रहा है। पेशियां अगर स्वस्थ मनुष्य में है ना तो उसको देखने में क्या होगा, वो तनी हुई दिखाई देगी, सदैव कम तत्पर रहेगी, मतलब कि काम करने योग्य रहेगी। बुढ़िया आदमी को, तुम किसी को बुढ़ा आदमी को काम कराओगे तो वो धीरे धीरे नहीं करेंगे, मसल्स भी वीक हो गया है। समझ में आया, मसल जितना तुम्हारा टाइट रहेगा उतना जल्दी तुम उठा पाओगे, हिला पाओगे, और जितना लूज होगा उतना धीरे धीरे वर्क करेगा। समझ में आया, वही बोल रहा है। कार्य करने के लिए हम लोग को यानी स्वस्थ वाला एकदम तना हुआ मसल्स चाहिए। कम तत्परावस्था को पेशी टोन कहते हैं। जो काम करने योग्य का मसल्स होता है ना, जिस मसल से हम लोग आसानी से काम कर पा रहे हैं, वैसे मसल्स में मसल टोन अच्छा होता है। ठीक है, जब आदमी का उल्टी होता है या फिर पेचिस हो गया तो पानी तो पूरा निकल जाता है, तो पूरा स्किन में हम लोग को पता चलता है कि पानी कम है तुम्हारे शरीर में, पता चलता है ना कि नहीं पता चलता है। लूज हो जाता है गाल या हाथ का मसल, तो ऐसे खींचोगी तो पता चलता है पानी कम है। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं, हॉस्पिटल में जाओगी मरीज का चेक करना, मसल स्टोन बोलते हैं इसको। कैसे, तो ऐसे करके स्किन को ऐसे खींचना है, तो क्या देख रहे हैं, मसल टोन बोलेंगे वीक है, कमजोर है। ठीक है, जितना खिंचाएगा, और नहीं खिंचाना मतलब उसका शरीर में अच्छा पर्याप्त रूप से पानी है। ठीक है, समझ में आया, यही बोलते हैं। मसल्स को कैसे चेक करेंगे, मसल टोन चेक करेंगे उसका। ठीक है, मार्क करो मसल टोन, जो शरीर की सीधी संस्थिति में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। मसल टोन बहुत जरूरी मेंटेन करना, शरीर में जितना पर्याप्त रूप से या फिर
हम लोग का शरीर अगर स्वस्थ है तो मसल टोन अच्छा होता है। पेशी के क्या कार्य है? तो पूरे बॉडी में हम लोग को हलचल उत्पन्न कराना ही उसका कार्य है। संस्थिति बनाए रखना यानी संतुलन बनाए रखना। शरीर ऊष्मा प्रदान करना, पूरे शरीर को ऊष्मा कौन देता है? बता चुके हैं, मसल्स देता है। जितना हिलेंगे, जितना खाएंगे पिएंगे, सारा ऊर्जा का मसल को चाहिए ताकि हम लोग हिल सके, चल सके, ना कि हड्डी को। ठीक है, आगे दिया है पेशियों का आहार से क्या संबंध है, यानी अच्छा खाते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं तो वो पेशी में जाता है क्या, पेशी को हेल्प करता है क्या? हाँ, वो पूछ रहा है। तो पेशियों का आहार से जरूर संबंध होगा, तभी तो हमारा पेशी कभी स्वस्थ व्यक्ति में यानी अच्छा से भोजन करने पे वो अच्छा रहता है ना, और बीमार या पुअर व्यक्ति में वो कमजोर हो जाता है। पेशी की तुलना खाना बनाने के स्टोव से की जाती है। स्टोव देखिए हो, चूल्हा होता है जो स्टोव वाला, है ना, तो जिसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, है ना, तो वो स्टोव होता है। तो मतलब मानो एक हमारा जो पेशी है ना, वो क्या है? पेशी की तुलना खाना बनाने वाले स्टोव से करते हैं। स्टोव जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? माचिस और तेल। ईंधन को क्या बोले? तेल। और पता है ना, ऑक्सीजन चाहिए। बिना आग कैसे जलता है? ऑक्सीजन होता है हवा में, तभी। ठीक है, ऑक्सीजन यानी हवा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पेशी को संकुचन के लिए क्या चाहिए? संकुचन यानी पेशी को मुड़ने के लिए क्या चाहिए? तो माचिस के समान स्नायविक संवेदन, है ना। जब तक आग नहीं लगाएंगे, वहाँ पे चिंगारी नहीं जलाएंगे, तब तक वहाँ आग लगेगा नहीं। तो हमारे पेशी को करंट पास करने के लिए हम लोग का सेंस चाहिए। माचिस रुपये क्या है? सेंस चाहिए। स्नायविक पढ़े हम लोग, नर्वस, है ना, ब्रेन से जो चालू होता है, तो दिमाग में क्या होता है? करंट मिलता है, सेंस मिलता है कि हम लोग का अभी हाथ हिलाना है, पेशी को इधर से उधर करना है ना। ईंधन और ऑक्सीजन, हवा आदि के रूप में वो हम लोग किसको बोल रहे हैं? हाँ, माचिस हो गया, ईंधन हो गया, ऑक्सीजन, ये किसको बोल रहे हैं? हम लोग का जो सेंस है ना, दिमाग से जो जाता है मसल्स में, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी उसकी तुलना किया गया है। ईंधन की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, या वसा अनाज यूज करते हैं, साग सब्जी खाते हैं, तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट हम लोग को मिलेगा बॉडी में। हाँ, तो वही बोल रहा है, अगर तुम लोग स्टोव जलाती हो तो क्या चाहिए उसको? ईंधन चाहिए। माचिस तो पहले, है ना, माचिस यानी कि हमारे शरीर में उसके जैसा क्या है? सेंस है। अब माचिस के आगे बढ़ेंगे, माचिस लगा लिए तो आग जलाने के लिए क्या चाहिए? ईंधन भी चाहिए, तेल चाहिए स्टोव में। तो तेल के समान हमारे शरीर में क्या है? तो हम लोग जो भोजन लेंगे ना, उसको बोल रहे हम लोग ईंधन। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, अनाज, साग सब्जी खाती हो, चीनी खाती हो, है ना, फल खाती हो, वो सब हो गया तुम्हारा ईंधन। उपरोक्त जटिल आहारों को सरल ग्लूकोज में तोड़ता है ना। तो हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं वो किस फॉर्म में टूटता है? छोटा छोटा होता है, और उसके बाद सीधा साग सब्जी एनर्जी देता है? नहीं, उसको छोटा फॉर्म में क्या है? बंटना पड़ता है। उसमें चीनी है तो शुगर के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट है तो शुगर के फॉर्म में, है ना। सब कुछ हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। ठीक है, पेशी ईंधन योग्य बनाने के लिए प्रोटीन को तोड़कर प्रोटीन भी बनता है। दूध पी रही हो तो प्रोटीन बनेगा, अंडा खा रही हो तो प्रोटीन भी मिलेगा। यहाँ पे देखी ना चार्ट, फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना, फूड में क्या लिखा हुआ था? प्रोटीन होता है। कोई भी भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और लफेज वाटर, है ना, तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस किस में मिल रहा है? दूध में, अंडे में, दाल में और मछलियों में, मछलियों में, तो मशरूम, ये सब में प्रोटीन मिलता है। स्पेशल अगर तुमको प्रोटीन चाहिए, बॉडी बिल्ड कराना है तो प्रोटीन खाना है, मोटा होना है तो कार्बोहाइड्रेट खाना है। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है? गेहूँ है, शुगर है, चीनी है, चावल है। सबसे ज़्यादा खाते हैं चावल, है ना, चावल है, केक है, ब्रेड है, सब है ना, बीन है। तो ये सब खा के हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। फैट के लिए क्या करें? जितना ऑयली चीज़ है ना, जैसे कि मछली हो गया, उसमें जो ऑयल रहता है, फिर मांस, मछली मांस है, बटर है ना, घी है, ऑयल है, मिल्क है और एग है, सब में हम लोग को फैट मिलता है। ठीक है,
और वाटर एंड रफेज क्या में मिलता है? जितना ज़्यादा पानी वाला चीज़ है उसको क्या बोलते हैं? रफेज, है ना। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। वाटर, वाटरमेलन, यानी कि पानी कम भी पी रही है तो ये सब खाएगी तो तुमको पानी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये चार्ट दिया हुआ है, ये सब याद करना। तो ये बता रहा है कि जो भी चीज़ फूड ले रहे ना उसमें क्या होता है? उसका छोटा रूप प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब रहता है ना। चावल खा रही है तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है शरीर को, ये ना बोलेंगे। हाँ, दाल पी रही है तो प्रोटीन मिल रहा है, ऐसे ना। तो ये सब लेके हम लोग का शरीर में क्या होता है? वो एनर्जी बनाता है। ठीक है, जो खाओगे उसी तरह का एनर्जी मिलेगा। और सबका एक वैल्यू है। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट में कितना वैल्यू है, फैट में, तेल में ज़्यादा वैल्यू होता है, प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में सेम वैल्यू है, मतलब एनर्जी सेम लेवल का। जबकि तेलीय चीज़ खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे वो चीज़। यहाँ पे वही चीज़ बता रहे, कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब में टूटता है। ठीक है, इस तरह पेशियों जो भी जोड़ है ना वहाँ पे उष्मा मिलेगा, और हम लोग जब हिलाएंगे हाथ पैर तो हम लोग का शरीर में ये सब एनर्जी देगा। यहाँ पे सब कुछ बता दिया है कि पेशियों तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज रक्त प्रवाह द्वारा पहुँचते हैं, है ना। पूरे मसल्स में ऑक्सीजन पड़ता है, हर सेल को चाहिए ना। लीवर का सेल को भी चाहिए, मसल्स वाला सेल को भी चाहिए, मांस वाला सेल को भी चाहिए, कंकाल वाला सेल को भी चाहिए क्या? ऑक्सीजन। समझ में आया? चाहे कान का कोना हो, चाहे कोई भी उंगली का ये चीज, सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो वो क्या है? ऑक्सीजन हम लोग खाना पीना जो खा रहे हैं ना, और बॉडी में क्या है? ब्लड है, उससे पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है। पेशियों के कार्य हेतु आवश्यकता पड़ने तक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित रहता है। ज़्यादा तुम खा लिया ग्लूकोज, चावल ज़्यादा खा ली, ठीक है, दिन में, वो क्या रूप में संग्रहित रहेगा तुम्हारा बॉडी में? ग्लाइकोजन। मार्क करो उसको। अगर तुम कुछ ज़्यादा ले ली एनर्जी के रूप में तो उसको शरीर निकाल थोड़ी देगा, थोड़ा देर के लिए रखेगा ना। तो क्या चीज़ में रखेगा? कौन सा फॉर्म में? तो ग्लाइकोजन के रूप में रखता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या फॉर्म में रखा जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में स्टोर करके रख दिया जाता है, ताकि जब तुमको भूख लगे तो यही सब टूट के तुमको एनर्जी देगा। समझ में आया? जैसे स्टोव की आग से खाना बनाने के लिए क्या मिल रहा था? ऊष्मा मिल रहा था ना। उसी तरह वैसे ही शरीर प्रक्रियाओं और जोड़ों को हलचल कराने के लिए पेशियों में संकुचन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा पेशी, मांसपेशी। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज के जलने से शरीर के लिए ऊष्मा उत्पन्न होता है। जो खाए पिए उससे तो ग्लूकोज मिल गया, अब ग्लूकोज ही क्या करेगा? तुम्हारा पेशियों को हिलाने डुलाने में मदद करेगा। समझ गई? पूरा मांसपेशी का पूरा भोजन क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, आगे दिया है, जिसमें ग्लूकोज के जलने से शरीर क्या होता है? ऊष्मा मिलता है और वो हिलता है। जिस प्रकार स्टोव में ईंधन जलाने पर धुआं निकलता है, राख उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पेशियों के संकुचन के समय व्यर्थ चीजें भी निकलती हैं। क्या व्यर्थ चीजें हैं? जैसे कि कोई भी गैस हो गया या फिर पसीना हो गया, ये सब हमारा मांसपेशी से निकलता है ना, वही चीज बता रहा है। उसी प्रकार पेशियों के संकुचन के समय उत्पन्न व्यर्थ पदार्थों की निश्वास द्वारा बाहर फेंकने हेतु रक्त प्रवाह द्वारा हम लोग फेफड़ा से क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। बाहर का ऑक्सीजन लिए, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से पूरा मसल्स में उसको ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, और इस तरह पूरा बॉडी कार्य कर रहा है। व्यायाम या पेशीय कार्यों के दौरान ग्लूकोज खर्च होता है, पता है ना। जो भी काम करेगी तो क्या निकलेगा? तुम्हारा बॉडी से क्या वेस्ट होगा? हाँ, ग्लूकोज निकलेगा, है ना। जो भी काम कर रही हो, खा रही हो, उसके बाद जो एनर्जी मिल रहा है उसका यूज़ तो कर रही हो ना, काम करने में या व्यायाम करने में। क्या निकल गया? तुम्हारा ग्लूकोज जो खाई थी। हमें भूख लगती है और अधिक ईंधन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। समझ में आया? और भूख लगेगा और काम करना है तो और खाओगे ना, एनर्जी चाहिए तो थोड़ा खा लेते हैं, तब ना एनर्जी मिलता है, तब दूसरा काम करते हैं। वही चीज़ बताना चाह रहा है
यानी कि मांसपेशियों को हम लोग कैसे एनर्जी देते हैं, इतना में यही चीज लिखा हुआ है। व्यर्थ पदार्थों के पेशियों में एकत्रित होने से व्यायाम के पश्चात पेशियों में क्या होता है, दर्द होता है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड सांस ले रहे हैं ना, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा कर लिए तो उस समय क्या करते हैं, हमने जितना जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं कम ऑक्सीजन ले पाते हैं, इतना पता है ना। जितना नॉर्मल बैठी हो उसमें क्या है, ऑक्सीजन सही रूप में ले पा रही, पर अभी तुम दौड़ोगी तो कितना कम ऑक्सीजन जा रहा है। अब जहाँ जहाँ कम ऑक्सीजन मिलेगा जिस सेल को, वो क्या करेगा, दर्द उत्पन्न करना शुरू करता है। व्यायाम के बाद दर्द होता है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला है ना, ऐसा होता है। हमारे विश्राम के समय रक्त को उन्हें हटाने का समय मिल जाता है, ठीक है। जो दर्द होता है बोलते हैं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जब सोएंगे तो क्या करेगा, पूरा बॉडी में ब्लड जो घूमता है ना, वो हर सेल को क्या करेगा, जाके ऑक्सीजन देगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ ऑक्सीजन सबको मिल गया, सो के उठती हो तो दर्द नहीं रहता, ठीक है, ऐसे होता है। व्यर्थ पदार्थों के निकास के पश्चात दर्द अपने आप दूर हो जाता है। इतना था पेशियों को आहार कैसे दे रहे, हम लोग एनर्जी कैसे उससे बना रहे। आगे पेशियों के मुख्य समूह और उनके कार्य, ठीक है। पेशी का मुख्य समूह यानी कि हर एक जगह पे अलग अलग पेशी का ग्रुप होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम लोग इसे पहले भी पढ़ चुकी हो, सुपीरियर इंफीरियर वाला जो पढ़ी थी ना, हाँ, उसको भी पता होना चाहिए कि इधर डायरेक्शन को बोलते हैं। पेशियों के मुख्य समूह और उनके कार्य, ठीक है। अब तुम जब जोड़ों को मोड़ती हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर उसका क्या टर्म होता है, ठीक है। डॉक्टर बोलेगा मरीज के हाथों को फ्लेक्स करो, फ्लेक्स मतलब ऐसे मोड़ना, ये चीज याद रखना। किसी को तुम बताओगी व्यायाम करने बताते हैं, हाँ, या फिर योगा टीचर होती है या एक्सरसाइज टीचर होता है, वो लोग कैसे बताते हैं, हाथ को ऐसे करो वैसे करो तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वर्ड होता है इसका, फ्लेक्स करो, ठीक है। इसको पैर को भी फ्लेक्स करते हैं, ऐसे करते हैं, मोड़ते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, फ्लेक्सर। फ्लेक्सर यहाँ पे जहाँ जहाँ मुड़ा वहाँ कौन सा मसल है, फ्लेक्सर मसल, फ्लेक्सर मसल से जहाँ जहाँ मुड़ा, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। हाथ को मोड़ रहे मतलब फ्लेक्शन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे मतलब फैला रहे तो एक्सटेंशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी भी डॉक्टर बोल देगा मरीज के पैर को एक्सटेंड करो, बोलेगी क्या बोल दिया, यहाँ लिखा हुआ था, तुम लोग पढ़ के जाओगे तब ना समझ में आएगा। हाँ, सबका टर्म होता है, तुमको हिंदी में नहीं बोलेगा उसको लिटाओ, उसको ये करो, करवट, ये सब वर्ड है ना, वो तो सीख के जाना है। नर्सिंग वाला कुछ वर्ड सीखेगी तब तो बोलेगा घर वाला नर्सिंग के लिए, है ना। तुम लोग वही बोलेगी, थोड़ा सा करवट लीजिए, एक साइड बोलिए, थोड़ा घसकिए, ऐसे ही बोलेगी। तो मरीज को ऐसे बोलना पड़ेगा, डॉक्टर से हम लोग बात करेंगे। हाँ, डॉक्टर जब बोलेंगे तो तुम उनका भी तो तुम क्या है, बीच वाला माध्यम है। मरीज से तुमको गाँव का भाषा में बात करना है, लेकिन डॉक्टर से तो उनका लैंग्वेज समझना है ना, वो तो लॉ लेवल में नहीं आ सकता है ना। तुम ऐसा चीज़ है, तुमको दोनों चीज़ जानना है, मरीजों का लैंग्वेज भी जानना है और डॉक्टर का भी, ठीक है, और बीच में काम करना है ना। इसीलिए तो इतना सारा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ताकि तुम मरीज का भी समझो परेशानी और डॉक्टर का भी। हाँ, डॉक्टर थोड़ी साथ जानेगा, अपना इंग्लिश बोलेगा, अपना हिंदी, और वो लोग बोल रहा है देहाती भाषा। सीटर हैंडल कीजिए, क्या बोल रहा होता है, हाँ, इसीलिए ये सब जानना जरूरी है, टर्म्स जो है इंग्लिश का। आगे एक्सटेंसर, एक्सटेंसर जैसे हाथ सीधा किए तो यहाँ पे कौन सा मसल्स हो गया, एक्सटेंसर मसल। ये ऐसा मुड़ा तो क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन बोलते हैं, और ये मसल्स को बोलेंगे फ्लेक्सर, ठीक है। इसको लिखना, ठीक है, एक्सटेंशन,
फ्लेक्सर मसल्स है, एक्सटेंशन मसल्स है बॉडी की दोनों। ठीक है, इस तरह फ्लेक्शन का हम मतलब बता देते हैं क्या क्या होता है, तुमने याद करना। इसको बोले फ्लेक्शन, इसको बोले एक्सटेंशन। ठीक है, पैर को भी तुम करोगे फ्लेक्शन और ऐसे एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एबडक्टर और एडक्टर। ये हो गया एडक्टर और ये होता है एबडक्टर। ठीक है, ये हुआ एब। ऐड मतलब जोड़ना होता है, ADD ऐड करो बोलते हैं, ऐड करो, इसको भी ऐड करो मतलब जोड़ो। तो ये क्या हुआ एडक्टर, पास आया, जुड़ गया हाथ से। और ये क्या हुआ एबडक्टर, AB लिखा है, एबडक्टर लिखा है मतलब ऐसे किए, शरीर से दूर ले गए, पैर को भी एक साथ है तो एबडक्टर। एबडक्टर बोलेंगे तो ऐसे सीधा, मोड़ना नहीं है, मोड़ना मतलब तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। सीधा ऐसे किए तो एबडक्टर। हाँ, एबडक्टर सामने आता है तब, एबडक्टर दूर जा रहा है। ठीक है, ये भी दूर जा रहा है तो एबडक्टर। एबडक्टर, ये एब है। ठीक है, दूर गया तो एब, सामने आया तो एड। ठीक है, उसके बाद प्रोनेशन, तुम लो ऐसे करके पेट के बल सोगी ना, ऐसे पेट के बल सोते हैं ऐसे, वो प्रोनेट हो गया। ठीक है, प्रोनेशन हो गया। प्रोन, PRON, प्रोन याद रखना, प्रोनेशन बोलते, प्रोनेटर मसल्स काम करता है। पेट के बल को क्या बोलते हैं प्रोनेशन या प्रोन पोजीशन। क्या बोलोगी प्रोन पोजीशन, PRON लिखोगी प्रोन पोजीशन। सुपिनेशन या सुपिनेटर, सुपाइन। ठीक है, उसको बोलते हैं कैसे, दीवार को देख के सोना, वॉल या छत को देख के सोना। ठीक है, ऐसे करके सीधा अभी बैठोगी और ऐसे तो क्या है, तुम लेटोगी ऐसे। हाँ, सुपिनेशन, सुपाइन मतलब ऐसे, प्रोन मतलब उल्टा। हाथ को भी ऐसे ही बोलते हैं, हाथ को ऐसे करो, बोलेगा प्रोन करो तो प्रोन उल्टा। जैसे तुम पेट के बल सोगी वैसे तो हाथ को ऐसे करोगी, तो प्रोन करो बोलेगा तो ऐसे। सुपिनेशन कर, सुपाइन करो तो ऐसे। ठीक है, सुपाइन करो तो ऐसे सोगी, प्रोन करो तो पेट के बल सो जाएगी। ठीक है, एबडक्टर करो बोलेगा तो एबडक्टर दूर करेगी, एडक्टर करो सामने। ठीक है, तब सटा लेना है। और एक्सटेंशन करो बोलेगा तो फैला लेना है, फ्लेक्शन करो बोलेंगे तो मोड़ना। ठीक है, जो भी चीज़ मुड़ा हुआ पाया जा रहा है सब फ्लेक्शन है बोलेंगे। ठीक है, और जो भी ऐसे करके टाइट खींचा हुआ रहता है पोजीशन, मरीज लोग रहता है ना, ये सब बताने का क्या मतलब है। मरीज लोग ऐसा अवस्था में रहता है जो पूरा टाइट ऐसे खींचा उचा हुआ रहता है, पैर को इधर किया तो बोलेंगे ऐड करो। हाँ, बच्चा लोग फ्लेक्शन पैदा होता है, खून के पैदा होता है, कैसे पर पैदा होता है, सबका पोजीशन है। तो नाम याद रखना है कि क्या क्या बोल रहा है। आगे दिया था लेवेटर, अंगों को ऊंचा उठाना, ऐसे करते हैं, ऐसे कंधा को करती है, कभी ऊंचा उठाती है, तो ये क्या है, यहाँ पे लेवेटर मसल्स है जहाँ को अपनी अवस्था से ऊपर उठ सक रहा है, करते हैं ना, तो वो लेवेटर है। यहाँ कौन सा मसल्स हुआ ठीक है। उसके बाद स्पिंक्चर होता है, जहाँ से जैसे मल पास करते हैं वहाँ पे कौन सा मसल होगा स्पिंक्चर। यहाँ लिखा हुआ है SPHINCTER, पलटी, पेज नंबर पलटी। स्पिंक्चर समझती हो, जहाँ पर छेद होता है ना वहाँ पे कौन कौन सा मसल्स होता है स्पिंक्चर मसल। मलाशय पास करते हैं वहाँ पे कौन सा मसल्स है चिकरा हुआ स्पिंक्चर मसल। ठीक है, अलग तरह का मसल्स हुआ वहाँ पे कि सब एक जैसा है, इधर उधर का सब अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे उठा रही वो वाला क्या है लेवेटर है, उसके जैसा कहीं और पे नहीं है। कमर को भी उठा सकती है क्या नहीं ना, तो वो सब अलग अलग है। इतना सारा मीनिंग दिया हुआ था। ठीक है, इतना तो समझ गए। पहला देखो फ्लेक्शन में क्या लिखा, जोड़ को मोड़ती हो तो क्या कहते हैं फ्लेक्शन बोलते हैं, फ्लेक्सर बोलते हैं। एक्सटेंशन मतलब जोड़ को सीधा करते हैं, अस्थि को सीधा शरीर के मध्य से दूर लेते हैं, ये मध्य भाग है शरीर का। ठीक है, उससे दूर ले रहे तो एबडक्ट कर रहा है, पढ़े ना। और ऐड कर रहे हैं मतलब शरीर के मध्य वाली दूरी पे ला रहे हैं, है ना, पास ला रहे हैं। ठीक है, पास ला रही है। हथेली को नीचे की ओर घुमाती है, ऐसे किए ना, इसको नीचे की ओर घुमाए, ये प्रोन है, बता दिए हम प्रोन। ऐसे करके सोगी पेट के बल। और ऐसी को हथेली को उल्टा घुमाओगी तो सुपाइन। ठीक है, सुपाइन लिखो, प्रोन लिखो, ऐसे
ये तो फूल हो गया, मान लो ऐसे लिखते हैं सुपारी, ये भी बोलते हैं प्रॉन भी लिख सकते हैं, प्रॉन पोजीशन का नाम बोलते हैं प्रॉन आइएस। ठीक है, यहाँ एटर जो दिया वो मांसपेशियों के बारे दिया है ना, ठीक है। हाँ। ये सब पोजीशन ही है, तो हम उसका पोजीशन का ही नाम लिख दिए। यहाँ जो एक टी आर लगा, वो आर लगेगा, मतलब वहाँ पे मांसपेशियों का नाम पे दिया हुआ है, ठीक है। पोजीशन बोलेंगे कि हाथ को ऐसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो तुम क्या पोजीशन लगाओगे, इसका नाम प्रोन है ना, प्रोन पोजीशन, ठीक है। प्रोनेटर क्या हुआ, मसल्स हो गए, ये क्या हुआ, प्रोनेटर मसल्स है, और ये क्या है, नेटर मसल्स है। अब पोजीशन कौन सा पूछेंगे तो सुपाइन, समझी। एटर जो लगा है वो क्या है, मसल्स है, और ऐसे करके प्रोन होता है, ऐसे करके सुपाइन होता है, ऐसे बोलेंगे। हाँ, ऐसे करके फ्लेक्सर मसल्स होता है, फ्लेक्शन किए हैं, है ना। स्थिति कौन सी स्थिति में, फ्लेक्शन स्थिति में, ठीक है। और मसल्स कौन सा, वहाँ फ्लेक्सर, ठीक है, वो आठ लगा देना, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये जो डायग्राम है, यहाँ पर पूरा मांसपेशी भरा है। तेरा गला में कौन सा मांस रहता है, हेड में, गाल में, ठीक है, पीठ पे, हाथ पे, पेट पे। ये बनाना कॉपी में दोनों साइड वाला और डायग्राम को याद करना, ताकि तुम लोग ये क्यों जानना जरूरी है, मांसपेशियों को पूरा तो याद नहीं होगा, लेकिन बनाना कॉपी में दोनों, ठीक है। तब कम से कम तुम लोग जानने रहोगी कि कौन कौन सा मसल होता है। बाइसेप्स ट्राइसेप्स नहीं बोलते जिम सब में, हाँ, जिम वाला आदमी लोग यहाँ बोलते बाइसेप्स बनाए, ट्राइसेप्स बनाए। मसल्स में तुम इंजेक्शन देने जाओगे, कौन सा मसल्स करनी नाम पूछेगा, तो तुमको जानना है ना मांस का नाम। पैर का अलग होता है, पैर का भी याद रखना है। बच्चा को अलग साइज में, बड़ों को अलग साइज में देते हैं, तो वहाँ पे कौन सा मसल, तो यहाँ पे सबका फोटो और डायरेक्शन के साथ दिया है, इसको बनाना और नाम उसी के बगल में लिखना, ठीक है। देखिए इस तरह आता है एग्जाम में, कैसा आता है, अग्रभुजा की हलचल में कौन सी मांसपेशियां सहायता करती है, ऐसे आता है। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जांघ की जो मसल्स है ना, या बच्चों को हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं, कहाँ पे देते हैं, ऐसा आएगा। ग्लूटियल मसल्स हो गया, ऐसे आता है, ठीक है। ग्लूटियल मसल्स कहाँ पाया जाता है, तो जांघ की जो हलचल करने वाली मांसपेशी है वो भी ग्लूटियल है। तो तुम डायग्राम बनाओगी और ग्लूटियल को दिखाओगी, बस समझ में आया। बाकी को नहीं दिखाओगी, जो चीज पूछेगा जांघ के मसल्स तो जांघ वाला बनाओगी, ऊपर से बनाना, ये नहीं कि शरीर का जांघ बना के छोड़ दी। सिर इधर भी बनाएगी तब ना पता चलेगा कहाँ बना के ये पता चलेगा। तो पूरा बनाना, लेकिन नाम तुम जहाँ का पूछा गया वहाँ का सिर्फ दिखाना, ठीक है। हाथ के मसल्स, कंधा का जो मसल्स होता है, डेल्टोइड मसल्स होता है 2 नंबर में, ठीक है, होता है। डेल्टोइड मसल्स कहाँ पर होता है, ठीक है, डायग्राम बनाना, डेल्टोइड मसल्स तुरंत बैठा के आ जाता है। इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा मसल्स है, तभी तुम क्या करोगे, बोलोगे ना, मसल्स का नाम भी बोलना होता है, ठीक है। तो इतना हम पढ़ रहे हैं। देखो सिर और गर्दन की पेशियों में बोलना पीछे पीछे कौन सा है, स्टर्नोमास्टोइड, ठीक है, स्टर्नोमास्टोइड मसल। स्टर्नोमास्टोइड कौन सा नंबर, 1 नंबर, यहाँ पे गला और मुंह के पास है, यहाँ पे खाना चपाती ये भी तो खींचाता है, ठीक है। तो हेड और नेक के एकदम बीचों बीच में, तो स्टर्नोमास्टोइड होता है यहाँ पे बोलना। और ट्रेपेजियस कंधा से लेके इधर होता है, ठीक है। ट्रेपेजियस का डायग्राम में 5 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ पर भी होता है ट्रेपेजियस पीछे की ओर, और यहाँ पैर के साइड में भी जहाँ खिंचाता है, ठीक है, ऐसे करके खिंचाएगा, या पैर ऐसे करके सीधा हुआ है, ठीक है। ऊपरी भुजा की हलचल में सहायता पेशियां जो है, अब ऊपरी भुजा का इम्पोर्टेंट है, बांह वाला आता है, इंजेक्शन देने जाती हो, ऊपरी भुजा के कौन कौन मसल्स होते हैं, क्या लिखोगे, डेल्टोइड, वहाँ पर है 2 नंबर में डेल्टोइड, ठीक है, 2 नंबर में है डेल्टोइड। 3 नंबर में है पेक्टोरालिस,
चेस्ट के अगल बगल जो हाथ होता है ना, उसके पास जो मसल्स होता है वो होता है पेक्टोरालिस। ठीक है, 3 नंबर में दिख रहा है पेक्टोरालिस। चेस्ट है, चेस्ट के अगल बगल हाथ का जो मसल्स खिंचाएगा है ना, वो क्या है, पेक्टोरालिस मसल्स होता है। फिर है क्या, लेटिस्मस डोर्सी। ठीक है, कौन सो रहा है, लेटिस्मस डोर्सी होता है, ये भी हाथ की मसल्स है, डोर्सल सरफेस में जो अंदर साइड। ठीक है, अग्रभुजा मतलब कि आगे का है ना, अग्रभुजा के हलचल में कौन सी पेशियां सहायता करती है, कोरास है, बाइसेप्स है, 4 नंबर दिख रहा बाइसेप्स, ट्राइसेप्स है ना। ठीक है, बाइसेप्स है 4 नंबर में, ट्राइसेप्स है फिर क्वाड्रिसेप्स के अगल। फिर है जांघ की हलचल में कौन सी पेशियां सहायता करती, इलियोसोअस। ठीक है, इलियोसोअस है, कहाँ पर लिखा हुआ देखो, 10 नंबर में है इलियोसोअस, 10 नंबर दिखा, अभी पहला वाला डायग्राम ही पढ़ा। फिर है ग्लूटियल मसल, जहाँ कमर पे हम लोग देते हैं इंजेक्शन, ग्लूटियल मसल्स में देते हैं। ठीक है, ग्लूटियो मसल्स। ठीक है, ग्लूटियल मसल्स किधर होता है, 9 नंबर में, इस वाले डायग्राम में 9 नंबर में दूसरा वाला हाँ इंजेक्शन देते हैं वहाँ पे। ठीक है, 9 नंबर दिखा, कमर के यानी कि हिप बोन का एकदम कमर के बीचों बीच नहीं देते इंजेक्शन, थोड़ा सा साइड में है ना, तो 9 नंबर वहाँ पर है। तो एग्जाम में आएगा तो ऐसे डायग्राम से बनाना, जहाँ पर का बोला है तुम जहाँ पर जानती वहाँ का डायग्राम में ऐसे ऐसे करके नाम करके एरो करके आ जाना है। ठीक है, फिर टांग की हलचल में, टांग में कौन सा मसल्स होता है, क्वाड्रिसेप्स, फीमोरिस। ठीक है, फीमोरल होता है ना बोन, फीमोरल, फीमर बोन पढ़ी ना, इसलिए नाम दिया है क्वाड्रिसेप्स, फीमोरिस। फिर हैमस्ट्रिंग्स मसल्स होता है, हैमस्ट्रिंग्स मसल दिख रहा है 6 नंबर में, पैर का पीछे, जांघ के पीछे जो मांस है क्या है, हैमस्ट्रिंग। ठीक है, खिंचाता है जो। फिर है सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस किधर है, यहाँ लिखा है देखो 11 नंबर में, सबसे लंबी मसल जो है वो सार्टोरियस होती है। ठीक है, सबसे लंबी मसल्स होती है सार्टोरियस मसल। 11 नंबर दिख रहा है, जांघ का आगे में जो मसल्स होता है ना, जैसे सबसे लंबी हड्डी क्या है, फीमर है, हाँ जांघ की फीमर हड्डी है, उसी के ऊपर जो मांस रहेगा वो भी लंबा रहेगा, सार्टोरियस मसल्स होता है, एग्जाम में आता है वो, सबसे लंबी मसल सार्टोरियस। उसके बाद उधर ये पेशी, पेट वाला कौन कौन सा मसल, रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनस। फिर ऑब्लिक मसल्स, फिर ट्रांसवर्सालिस, ये सब नाम याद कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ पेट वाले एरिया में जो होगा। फिर वक्ष यानी चेस्ट का जो मसल्स है, कौन सा मसल्स होता है, इंटरकोस्टल मसल्स, जहाँ रिब्स है ना, रिब्स का बीचों बीच में खाली खाली है, वहाँ जो मांस होगा ना, रिब्स किसको बोलते हैं, एडिट, रिब्स किसको बोल रहे हैं, रिब्स कही हो सुमन, रिब्स बताओ किसको बोलते हैं, भूल गई, चेस्ट में पड़ी थी, चेस्ट की पसली है उसको क्या बोलते हैं, भूल गई ना, इस रिब्स के बीचों बीच में स्पेस है छाती में, तो वहाँ पे मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, याद रहेगा। जब सांस लेते हैं और ऊपर छोड़ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक डायफ्राम है, डायफ्राम में भी मांस का बना होता है डायफ्राम। ठीक है, तभी वो हवा को जो नीचे फेफड़ा है ना उसको ऊपर ठेलता है, कौन, डायफ्राम, डायफ्राम दिख रहा है, लिखा हुआ है डायफ्राम, वो कहाँ होता है, लंग्स जो है ना दोनों फेफड़ा के नीचे में, यहाँ पे तेरा पेट का जो भाग शुरू होता है वहाँ पर रहता है, सांस लेती हिचकी होता है जी, नहीं पता चलता है, वही मसल जैसे ऐसे फड़फड़ाते हैं, हाँ तो वही हिचकी वाला मसल, तो वो क्या करता है, सांस लेते तो ऊपर ठेलता है, गहरी सांस लो तो क्या हुआ, ऊपर ठेल रहा है ना,
हाँ, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो वही मसल्स, उसका मांस का नाम है डायफ्राम मसल। ठीक है, इतना सारा मांसपेशी था, दोनों डायग्राम बनाना, दोनों में नाम लिखना, कहाँ पर कौन सा मसल्स होता है। डायग्राम बना रही हो ना जी। कि नहीं बनाती हो? इसीलिए याद नहीं आता कहाँ पर क्या है। हम कॉपी में कौन इसको कॉपी में बना के आना, दोनों मसल्स का। ठीक है, बोल का तो उतना चलो नहीं। कूल्हे की अस्थि बनाना है कॉपी में। कूल्हे की अस्थि एग्जाम में आता है, 10 नंबर का है क्वेश्चन। पूरा याद करके हम बता चुके हैं कहाँ पढ़ता कहाँ क्वेश्चन आता। तुम लोग पढ़ती ही नहीं। कूल्हे की अस्थि जो हम पढ़ा चुके हैं, हिप बोन का जो बड़ा हड्डी है, जी, ठीक है, वह है ना, उसमें कौन सी चीज को क्या क्या बोलते हैं? तो वो कूल्हे की अस्थि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। उसको जहाँ से सूर्य वहाँ से लिखना है, और पूरा कहाँ तक लिखना है? प्यूबिस तक। पेज नंबर 134 में है कूल्हे की अस्थि जी। इसको मार्क कर, वहाँ से लिखो कि कहाँ तक। यहाँ 135 में प्यूबिस लिखा है, प्यूबिस 135 में प्यूबिस दिया, फीमर बोन के ऊपर फीमर लिखा है 135 में जी। उसके ऊपर जहाँ तक दिया है ना, वहीं तक लिखना है। प्यूबिस के अलग, सिम्पैसिस प्यूबिस के अलग, प्यूबिस के अलग। कहाँ से लिखना है? कूल्हे की अस्थि यहाँ से, कूल्हे की अस्थि है ना, यहाँ सूर्य से, जहाँ से यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। डायग्राम भी बनाना है एग्जाम में। ये एनाटोमी है, ठीक है, ये चैप्टर बुक ही है, और ये ह्यूमन बॉडी में डायग्राम बना के ही आना है। ये तो कॉपी में बनाना, और ये मसल्स वाला कॉपी में बनाना। अगला दिन स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछला वाला तुम लोग पढ़ ही नहीं रही है, कैसे पता चलेगा आगे? और डेंजर डेंजर एकदम ऑर्गन है। पढ़ेगी नहीं तो भूलेगी। 5 बार 2 बार और पढ़ लो, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, हिंदी में ही है, पढ़ सकती है। याद करो, बोलेंगे और क्या करेंगे? याद थोड़ी करा सकते हैं जब तक तुम लोग लिखोगी नहीं, पढ़ोगी नहीं। बोल बोल के उच्चारण करना है, समझ गए? ये करना होगा, दूसरा को बोलना है, सामने वेट वाली है, इसके साथ उच्चारण करके बोलो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं।